एजुकेशन, आप सभी का पेंजा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम राजस्थान सर्विस रूल RSR की सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जिसका सेकेंड यूनिट का नाम परिभाषा है। ठीक है ना। तो इसमें रूल नंबर सिर्फ 7 है। इसमें टोटल कितनी 40 परिभाषाएँ हैं। हम सारी परिभाषाएँ एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 7, सबसे पहली परिभाषा है, क्या है ये, किसके लिए? जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA के लिए बैच है। अध्याय सेकंड परिभाषा है। रूल नंबर 7 परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा आयु। आयु से तात्पर्य है सेवा से, सेवाओं प्रवेश और सेवाओं निवृत्त होने वाले विशेष दिन से है। यानी जिस दिन आप सेवाओं में प्रवेश करोगे और जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा उस दिन आपकी आयु डिपेंड करती है। ठीक है, तो विशेष दिन से है। यह निम्न स्थिति में कर्मचारी अकार्य दोष माना जाता है। किस किस स्थिति में कार्य दोष माना जाता है? जब वह अवकाश पर हो, जब उसे पदोन्नत किया जाए, जब वह सेवानिवृत्त किया जाए, यानी कि जब उसको पदोन्नत किया जाए, यानी उसको प्रमोशन किया जाए या उसका रिटायरमेंट हो, तब वो क्या होगा? अकार्य दोष माना जाएगा। नई नियुक्ति पर कर्मचारी की अपनी आयु का प्रमाणिक दस्तावेज न होने पर जन्म दिनांक को गणना कैसे करें? अगर कोई कर्मचारी है, उसकी नई नियुक्ति हुई है, तो उसके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी हम डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, केवल जन्म का वर्ष बताएं, और तो उससे 1 जुलाई। अगर वो जन्म का वर्ष बताता है तो 1 जुलाई और उस जन्म के वर्ष को उसकी डेट ऑफ बर्थ मानेंगे। जन्म का वर्ष और माह बताए तो उस वर्ष के बताए गए माह को 16 तारीख को उसकी डेट ऑफ बर्थ मान लेंगे। केवल अपनी अनुमानित आयु बताए तो नियुक्त दिनांक को जन्म दिनांक मानकर आयु के अनुसार वर्ग निर्धारण करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। विकास की नियुक्ति 7 सितंबर 2023 को कनिष्ठ लेखाकार में हुई। ठीक है, उसने केवल अपना जन्म 1994 बताया, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? 1 जुलाई 1994। ठीक है, उसने केवल जन्म माह और वर्ष फरवरी 1994 बताया, तो 16 फरवरी 1994 उसकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। उसने केवल अपनी अनुमानित आयु 29 वर्ष बताई, माना कि उसकी अनुमानित आयु 29 वर्ष है, तो 7 सितंबर उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 1994 उसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, तो 7 सितंबर 1994 उसकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। कर्मचारी के पहले वेतन बिल के साथ आयु का प्रमाणिक दस्तावेज प्रमाण पत्र कोषागार में भेजा जाता है। यानी कि जब भी कोई कर्मचारी है, उसके फर्स्ट सैलरी आएगी, उससे पहले उसके क्या करना पड़ेगा? डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कोषागार ट्रेजरी में भेजा जाएगा। कर्मचारी के जन्म दिनांक में संशोधन सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष पूर्व तक आवेदन करने पर ही किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी है, उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करवाना है, तो कब तक कर सकते हैं हम? सिर्फ उसकी जो भी सेवानिवृत्ति है उससे सिर्फ 3 वर्ष पूर्व ही कर सकते हैं। और रूल सेकंड ये है शिक्षार्थी इसको बोलते हैं अप्रेंटिस। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको राज्य की सेवा में व्यापार व्यवसाय के कार्य करने के लिए प्रशिक्षण पर रखा जाता है। ठीक है, इसको निश्चित मासिक वृत्तिका दिया जाता है। इसको कोई भी पद या संवर्ग व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे वृत्तिका को क्या बोलते हैं? स्टेपन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेपन। यानी कि पर मंथ उसको स्टेपन दिया जाता है। इसका कोई भी पद या संवर्ग आवंटित नहीं किया जाता, सिर्फ ये शिक्षार्थी होता है। रूल नंबर 7 संविधान का तात्पर्य क्या है? भारतीय संविधान से है। ठीक है ना, सिंपल सा ये यहाँ पे संविधान जो दे रखा है उसका संबंध भारतीय संविधान से है। रूल नंबर 7 का 4 संवर्ग। किसी भी सेवा में स्थायी पदों की संख्या को संवर्ग कहते हैं। यानी किसी सेवा में स्थायी पदों की संख्या को संवर्ग कहते हैं। और संवर्ग में क्या होता है? इसमें कर्मचारी की नियुक्ति, वरीयता एवं पदों की उन्नति का निर्धारण होता है। यानी कोई कर्मचारी है, उसकी नियुक्ति, वरीयता व पदों की निर्धारण होता है। अलग अलग सेवाओं को अलग अलग संवर्ग होते हैं। इन्हें स्थायी पदों के आधार पर पृथक किया जाता है।
जो भी अलग अलग सेवा होती हैं सभी के अलग अलग संवर्ग होते हैं, इन्हें अस्थायी पदों के आधार पर पृथक किया जाता है। रूल नंबर 7 का 4 का ए, चतुर्श्रेणी सेवा। चतुर्श्रेणी सेवा कौन सी होती है? फोर्थ क्लास सर्विस होती है। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 वाले कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनकी ग्रेड पे कितनी होनी चाहिए? 1700 1800। ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी शामिल होते हैं, इसमें ग्रेड पे 1700 से 1800 होती है। रूल नंबर 7 का 5, क्षतिपूर्ति भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता या मुआवजा भत्ता, इसे कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। ये क्या होता है? और जो कोई कर्मचारी होता है, हर कोई कर्मचारी किसी अपनी जेब के खर्चे से सरकारी खर्चे में यूज करता है, तो उसे गवर्नमेंट एक निश्चित राशि देती है, उसे हम क्षतिपूर्ति भत्ता या मुआवजा भत्ता बोलते हैं। जैसे कि जब कोई कर्मचारी राज्य कर्मचारी विशेष परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से कोई खर्चा सरकारी कार्य में करता है, तो सरकार उसे क्षतिपूर्ति भत्ता देती है या निश्चित राशि होती है। ठीक है, जैसे कि सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा, माना सरकारी कार्य के लिए कोई यात्रा की गई है, उस पर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने खर्चा किया है, तो उसे गवर्नमेंट क्या देगी? एक कंपनसेटरी अलाउंस देगी। ठीक है, सत्कार भत्ता, मेहमान नवाजी भत्ता, वह जलमार्ग बाहर से आने जाने का भत्ता इसमें शामिल नहीं है। और कोई सत्कार करता है या मेहमान नवाजी करता है या उल्टा सीधा खर्च करता है या इंडिया से बाहर जाता है, तो ऐसे खर्चे इसमें क्षतिपूर्ति भत्ते में नहीं आते। होता है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी क्या होता है? कंपेटेंट अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकारी जिसको इस नियम के तहत शक्तियाँ दी गई हैं। किस नियम के साथ शक्तियाँ दी गई हैं? प्रशिष्टि। सक्षम प्राधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रशिष्टि 9 में दिया गया है। प्रशिष्टि 9 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अगर वो शक्तियाँ दी गई हैं तो वो क्या हो जाएगा? सक्षम प्राधिकारी हो जाएगा। संचित निधि रूल नंबर 7 का 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में जो निधि बताई गई है उसको हम क्या बोलते हैं? संचित निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में जो निधि बताई गई है उसको हम संचित निधि बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 266। ठीक है, अब रूपांतरित अवकाश जो नियम 93 के तहत लिया गया हो उसको बोलते हैं रूपांतरित अवकाश या कम्यूटेड लीव। इसको हम CLV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CLV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CL, कम्यूटेड लीव। ये हम अध्याय 9 में आगे पढ़ेंगे। कर्तव्य रूल नंबर 7 में दे रहे हैं कर्तव्य यानी ड्यूटी। निम्न को कर्तव्य माना जाता है। किस चीज़ को कर्तव्य माना जाएगा? पद पर रहते हुए कार्य करने की अवधि, यानी कोई व्यक्ति पद पर रह रहा है, वो कार्य कर रहा है तो उसे कर्तव्य माना जाएगा। अवकाश के तुरंत बाद उसी पद पर कार्य करने की अवधि, अवकाश पे गया है उसके बाद तुरंत उसी कार्य पर लौट गया है, उसे भी कर्तव्य माना जाएगा। पदभार ग्रहण करने काल अवधि, जॉइनिंग टाइम को में कर्तव्य माना जाएगा। कोई प्रविष्याधीन प्रोबेशन शिक्षार्थी यानी अपेरेटस या प्रविष्याधीन शिक्षार्थी प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में दी गई सेवा, परंतु इसके बाद वह तुरंत स्थायी, ये जरूरी स्थायी नियुक्ति पर स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो उसे कर्तव्य माना जाएगा। और निम्न परिस्थितियों को भी कर्तव्य माना जाएगा। ये परिस्थितियां हैं जिनको हम कर्तव्य मानते हैं। भारत में निर्देश या प्रशिक्षण का कोर्स जिसने राज्य कर्मचारी को भेजना आवश्यक है। भारत में निर्देश या प्रशिक्षण का कार्य कोर्स जिसमें राज्य कर्मचारी को भेजना आवश्यक है। यह कोर्स 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी उसको कर्तव्य माना जाए। या कोर्स 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कोर्स तकनीकी व व्यवसायिक विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई छात्र भारत देश में
भारत देश में विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल या छात्रवृत्ति लेते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो इस दौरान वह सरकार की सेवा में नियुक्त हो जाता है। तो प्रशिक्षण समाप्ति के बाद पद पर कार्य ग्रहण करने के बीच की अवधि को कर्तव्य माना जाएगा। प्रशिक्षण के बाद, ठीक है, प्रशिक्षण समाप्ति के बाद कार्य ग्रहण करने की बीच की अवधि को क्या माना जाएगा? कर्तव्य माना जाएगा। अगर कोई कर्मचारी सेवा में पहली बार नियुक्त होता है तो उस समय नियुक्त प्राधिकारी के आदेश पर उसके वास्तविक पद कार्य ग्रहण न करवाकर मुख्यालय पर कार्य ग्रहण करवाया जाता है तो उसी दिन से उसे कर्तव्य प्रारंभ हो जाता है। और कोई कर्मचारी है, उसकी नियुक्ति हो गई है तो उसके वास्तविक पद पर उसको ग्रहण ना कराकर उसे मुख्यालय पर ही कार्य ग्रहण स्टार्ट करा दिया जाता है तो उस दिन से उसे कर्तव्य प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी विभागीय परीक्षा में कर्मचारी का भाग लेना आवश्यक हो तो परीक्षा की अवधि व परीक्षा देने के लिए आने जाने के समय को कर्तव्य मानते हैं। ठीक है। अगर किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय संस्था में व्याख्यान देने के लिए, सेमिनार, भाषण देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे भी कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर कितना आ गया? हम 9 पे पहुंच गए। ये होता है शुल्क। शुल्क क्या है? फीस है। राज्य, अन्य राज्य, केंद्र सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सरकारी कर्मचारी को आवृत्ति या गैर आवृत्ति राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है तो वह शुल्क कहलाती है। शुल्क क्या कहलाती है? कोई कर्मचारी है, राज्य, अन्य राज्य, केंद्र सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त, संचित निधि के अलावा उसे अन्य स्रोतों, आवृत्ति हो या गैर आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि जो एक निश्चित समय के बाद आ रहे हैं, गैर आवृत्ति वो जिसका कोई निश्चित समय नहीं है तो उनको बोलते हैं, राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही है तो उसको क्या कहलाते हैं? शुल्क। उसे शुल्क या फीस कहते हैं। लेकिन निम्न अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि को शुल्क नहीं माना जाएगा। कौन कौन से को नहीं माना जाएगा? किस किस को शुल्क नहीं माना जाएगा? लेकिन निम्न अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि को शुल्क नहीं माना जाएगा। किस किस को नहीं माना जाएगा? गैर अर्जित आय, गैर अर्जित आय हो, संपत्ति से आय, लाभांश, प्रतिभूतियों से पर ब्याज, साहित्य, सांस्कृतिक या कलात्मक कार्यों से प्राप्त आय जिसमें कर्मचारी ने सेवा काल में प्राप्त ज्ञान का उपयोग नहीं किया हो। आवृत्ति एक विशेष प्राप्ति जो प्रतिमा या प्रतिवर्ष निश्चित राशि से प्राप्त होती है, उसको तो आवृत्ति बोलते हैं। गैर आवृत्ति क्या होता है? राशि जो अतिरिक्त अंतराल में प्राप्त की जाती है उसे गैर आवृत्ति कहते हैं। रूल नंबर 7 का 10, वैदेशिक सेवा, फॉरेन सर्विस। सेवा की वह अवधि जिसमें राज्य कर्मचारी अपने वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त न करके अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है तो उसे क्या बोलते हैं? वैदिक सेवा। कोई कर्मचारी है और वह वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से नहीं मिल रहे, उसको अन्य स्रोत से प्राप्त हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं वैदेशिक सेवा। राजस्थान के कर्मचारी, जैसे कि राजस्थान के कर्मचारी केंद्र या राज्य के किसी स्वायत्त शास्त्री ऑटोनोमस बॉडी में प्रतिनियुक्त डेपुटेशन पर भेजा जाता है। और कोई राजस्थान का कर्मचारी है, उसे केंद्र में कहीं ऑटोनोमस बॉडी के रूप में भेजा जाता है, डेपुटेशन पर भेजा जाता है तो उसके वेतन और भत्ते इन जगहों से प्राप्त करता है
जिस जगह से प्राप्त करता है, ना कि राज्य की संचित निधि से, यानी वो केंद्र से प्राप्त करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन सर्विस। 10/7 का राजपत्रित अधिकारी, इसको हम गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। गजेटेड ऑफिसर वो जो गजेटेड साइन करते हैं किसी भी चीज़ पे। निम्न श्रेणी के अधिकारी को इसमें शामिल किया गया। तो राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से होते हैं, ये या तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हों, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होने चाहिए, ये होते हैं IAS IPS। राजस्थान सिविल सेवा जैसे RAS हो गया। वर्गीकरण नियंत्रण अपील 1948 की अनुसूची 2 में शामिल सेवा, यानी राजस्थान में कौन होता है, अखिल भारतीय सेवा में तो IAS IPS हो गए, राजस्थान सिविल सेवा में हो गए RAS, ठीक है, इनको गजेटेड ऑफिसर। या अनुबंध कर सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को राजपत्रित घोषित किया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो किसी व्यक्ति को राजपत्रित घोषित कर सकती है, और गवर्नमेंट ने उससे कर दिया तो वो राजपत्रित अधिकारी हो जाएगा। अन्य सेवा पद जिनको राजपत्रित घोषित किया गया हो, कोई सेवा पद जिससे राजपत्रित घोषित किया गया हो, ठीक है। रूल नंबर 7 का 10 का B, अर्धवेतन अवकाश, हाफ पे लीव, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कारण अर्जित अवकाश, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष में कारण अर्जित अवकाश, इसको RSR नियम 93(1) में दिए जाते हैं, जो हम आगे 93 नियम में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे हाफ पे लीव हर वर्ष 20 दी जाती हैं, ठीक है। रूल नंबर 7 का 11, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो कोई भी विभाग है उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं, विभागीय अध्यक्ष। रूल नंबर 7 में प्राधिकारी जिसको सरकार द्वारा RSR की परिशिष्टि 14, ये याद रखना, परिशिष्टि 14 के तहत HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट घोषित किया गया है, ठीक है। रूल नंबर 7 का 12, अवकाश, हॉलीडे किसे माना जाएगा, निम्न को अवकाश माना जाएगा। किन किन को माना जाएगा, एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित अवकाश, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित अवकाश को अवकाश माना जाएगा। किसी विशेष कार्यालय से संबंधित कोई दिन जिसे सरकार ने अधिसूचित या आदेश से अवकाश घोषित किया हो, मानदेय, इसको बोलते हैं होनोरमस। राज्य कर्मचारी को मानदेय क्या होता है, राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचित निधि से वेतन के अतिरिक्त कोई आवर्तक या अनावर्तक राशि दी जाती है तो उसे मानदेय कहते हैं। अगर कोई राज्य कर्मचारी है, ठीक है, राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचित निधि के वेतन के अतिरिक्त कोई भी राशि दी जाती है तो उसे मानदेय कहते हैं, ठीक। यह राशि तभी दी जा सकती है जब कर्मचारी द्वारा कोई कार्य सरकार के लिए किया गया हो। ये तभी दी जाएगी जब कर्मचारी द्वारा सरकार के लिए कोई कार्य किया गया हो। अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कार्य हो तब कार्य निस्तार के अधिक अवधि तक दिया जाता है। अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कार्य हो तथा कार्य निस्तारणता से अधिक अवधि तक किया गया हो तो भी मानदेय दिया जाता है। रूल नंबर 14, 7 का 14 है, पद भार ग्रहण काल, ज्वाइनिंग टाइम। किसी सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरण द्वारा किसी नए पद पर कार्य ग्रहण करने या जिस स्थान पर वह है वहाँ से नए स्थान पर जाने के लिए दिया जाने वाला समय पदभार या पदभार ग्रहण काल कहलाता है। अगर कोई कर्मचारी है, किसी सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरण द्वारा किसी नए पद पर कार्य ग्रहण करने या जिस स्थान पर वह है वहाँ से नए स्थान पर जाने के लिए दिया जाने वाला समय पदभार ग्रहण करना। कोई कर्मचारी है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो जिस स्थान पर था उसे दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो उसे टाइम दिया जा सकता है, यानी 5 दिन, 10 दिन
यानी 10 दिन बाद वहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पदभार ग्रहण काल कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कोई कर्मचारी है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो जिस स्थान से उस स्थान को जाने के लिए जो टाइम दिया जाता है उससे क्या बोलते हैं, पदभार ग्रहण काल, ठीक है। नेक्स्ट, अवकाश, लीव। इसमें उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, आदेश अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा व अध्ययन अवकाश जैसे अवकाश शामिल हैं। तो अवकाश में क्या क्या है, उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश, आदेश अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष चिकित्सा अवकाश, प्रसूता और पितृत्व अवकाश, चिकित्सात्मक एवं अध्ययन अवकाश जैसे अवकाश दिए जाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। अवकाशिक वेतन, अवकाशिक अवधि से सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा मासिक तौर पर दिया जाने वाला वेतन है। अवकाश वेतन क्या होता है, अवकाश अवधि पर, यानी जब छुट्टी चल रही है, जब उसका अवकाश चल रहा है, तो सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा मासिक तौर पर दिया जाने वाला वेतन ही अवकाशिक वेतन होता है। पदाधिकार, पदाधिकार क्या होता है, लेंस बोलते हैं, जब कर्मचारी को स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियोजित कर दिया जाता है तो उस पद का उसका पदाधिकार हो जाता है। और कोई खाली स्थान है, रिक्त पद है, उस पर एक कर्मचारी को नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वो क्या हो जाता है, पदाधिकार हो जाता है। जब कर्मचारी को स्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, नियोजित कर दिया जाता है, उस पद को उसका पदाधिकार हो जाता है। कोई रिक्त पद है, उस पर एक कर्मचारी को नियुक्त कर दिया जाता है तो वो उसका पदाधिकार हो जाता है। स्थानीय निधि, लोकल फंड, किसी भी निकाय द्वारा अर्जित किसी भी निकाय द्वारा अर्जित किया गया राजस्व जिस पर किसी कानून या नियम के तहत राजस्थान सरकार का नियंत्रण हो, स्थानीय निधि कहलाते हैं। स्थानीय लोकल फंड क्या होता है, किसी भी निकाय के द्वारा अर्जित राजस्व किसी कानून या नियम के तहत राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रण हो। अगर कोई हमने टैक्स अर्जित किया है जिस पर राजस्थान सरकार का नियंत्रण है तो स्थानीय निधि कहलाती है, लोकल फंड। नियंत्रण में क्या क्या आता है, बजट की मंजूरी, पद का सृजन, विशेष पद भरने में, छुट्टी या पेंशन में। किसी भी संस्था को स्थानीय निधि घोषित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। किसी भी संस्था को स्थानीय निधि और घोषित करना है तो उसका सिर्फ अधिकार किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होता है। किसी भी संस्था को स्थानीय निधि घोषित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। रूल नंबर 7 का 19, मंत्रालय कर्मचारी अनुसचिव सेवक यानी मिनिस्ट्रियल सर्वेंट। मिनिस्ट्रियल सर्वेंट क्या होता है, अधीनस्थ सेवा एक सरकारी सेवक जिसका कर्तव्य पूरी तरह से लिपिकीय होता है, अर्थात रिकॉर्ड में रखने के लिए होता है, जैसे LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, UDC, अपर डिवीजन क्लर्क, ये क्या होते हैं, मिनिस्ट्रियल सर्वेंट हो जाते हैं। यानी कोई कर्मचारी जिसका काम क्या रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है, रिकॉर्ड रखने का काम होता है। अधीनस्थ सेवा का एक सरकारी सेवक जिसका कर्तव्य पूरी तरह से लिपिकीय होता है, अर्थात रिकॉर्ड रखने का कार्य होता है, उसे हम बोलते हैं मंत्रालयिक कर्मचारी, ठीक है। माह का अर्थ एक कैलेंडर माह से है। गणना करते समय पहले माह को गिनेंगे, फिर शेष दिनों को गिनेंगे। गणना में 30 दिनों को एक माह मानते हैं, ठीक है, मंथ को 30 दिनों को एक माह मानते हैं। माह का अर्थ एक कैलेंडर माह से होता है। गणना करते समय पहले माह को गिनेंगे, फिर शेष दिनों को। गणना में 30 दिनों को एक माह माना जाता है। एग्जाम्पल 26 जनवरी से 26 जनवरी से 3 माह 20 दिन की गणना करनी है तो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक 6 दिन हो गए हमारे पास। फरवरी 1 माह हो गया, मार्च 1 माह हो गया, अप्रैल 1 माह हो गया, मई में 14 6 20, तो ये 14 मई आंसर हो जाएगा इसका। महीने नोट क्या है, महीने में दिन चाहे 30 हो, 31 हो, 28 हो, 29 हो, उसे पूरा महीना ही गिना जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी महीना है उसमें 30 दिन हो या 31 दिन हो या 28 हो या 29 हो, उसे पूरा महीना ही गिना जाएगा।
उदाहरण के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। 2 जनवरी से 7 मार्च की गणना करनी है, तो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक 30 दिन हो गए, फरवरी 1 माह हो गया, 7 मार्च, तो यहाँ पे 30 दिन को हम क्या मानते हैं, 1 मंथ मानते हैं, तो कुल 2 महीने और 7 दिन हो गए। कितने हो गए, कुल 2 महीने और 7 दिन हो गए। रूल नंबर 7 का केस डिलीट किया है, कब किया है, 1/1/1965 को हमसे डिलीट कर दिया है। रूल 7/22 स्थायी रूप से अधिकार या स्थायी नियोजन के कर्मचारी, ऑफिशियल इन परमानेंट, स्थायी रूप से अधिकार या स्थायी रूप से नियोजन कर्मचारी, जब कर्मचारी को स्थायी रूप से रिक्त पद पर स्थायी कर दिया जाता है तो उसका पदाधिकार हो जाता है, ठीक है, तो वो परमानेंट हो जाता है। जब कर्मचारी को स्थायी रूप से रिक्त पद पर स्थायी कर दिया जाता है तो उसका पदाधिकार हो जाता है। स्थानांतरण, स्थानायन, ऑफिशिएट, स्थानायन, ऑफिशिएट क्या होता है, अगर कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद पर कार्य करता है जिस पर पहले से ही किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार है तो वह स्थानापन्न कर्मचारी कहलाएगा। अगर कोई कर्मचारी है उसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है और दूसरा भी कोई कर्मचारी है, वहाँ पे पहले से उस पोस्ट पे कोई कर्मचारी बैठा है, तो वो जो कर्मचारी जिसका ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऑफिशिएट हो जाएगा, ठीक है, ऑफिशिएट हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्थानापन्न बोलते हैं, ऑफिशिएट बोलते हैं, ठीक है। और कोई कर्मचारी यहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरी जगह जिस पोस्ट पे जाना था वहाँ पे पहले से अधिकार उसी पोस्ट पे कोई पहले से है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिशिएट बोलते हैं। रूल नंबर 7 का 24 वेतन, पे, कर्मचारियों को उसके पद के कारण दिया जाने वाला वेतन की अतिरिक्त राशि दी जाए तो उसे वेतन कहते हैं, ठीक है। पद के अतिरिक्त और कोई राशि दी जाए, कर्मचारी को उसके पद के कारण दिए जाने वाला वेतन की अतिरिक्त राशि दी जाए तो उसे वेतन कहते हैं। वेतन में क्या क्या शामिल होता है, विशेष वेतन, मूल कार्य प्लस कठिन प्रकृति के कार्य के लिए, व्यक्तिगत वेतन, अगर कर्मचारी को वेतन में कोई हानि हुई है तो उसे क्षतिपूर्ति रूप में दी जाता है। अन्य कोई स्थिति जिसमें राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, ठीक है, तो वेतन कौन कौन से होते हैं, एक तो विशेष वेतन है, व्यक्तिगत, अन्य वेतन क्या होता है, राज्यपाल द्वारा किसी विशेष वेतन के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। नोट क्या है, एक सरकारी प्रेस कार्य करने वाले कर्मचारी को 200 घंटे काम करने पर 1 माह का वेतन दिया जाता है। और कुछ सरकारी प्रेस में कार्य करता है, उसने 200 घंटे कार्य किया है तो उसे 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। पुलिस विभाग में कांस्टेबल व अन्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला साक्षरता भत्ता भी वेतन की प्रकृति है। पुलिस विभाग में जो कांस्टेबल व अन्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला साक्षरता भत्ता भी क्या होता है, वेतन होता है। चिकित्सा अधिकारी को गैर अभ्यास भत्ता या निजी प्रैक्टिस न करने पर डॉक्टरों को दिया जाने वाला भत्ता है। चिकित्सा अधिकारी को गैर अभ्यास भत्ता या निजी प्रैक्टिस न करने वाले डॉक्टरों को दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सहायक शल्क चिकित्सक को ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। रूल नंबर 7 का 25 पेंशन, कर्मचारी और पेंशन क्या होते हैं, कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद जो राशि दी जाती है उसे पेंशन बोलते हैं। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली मासिक राशि, इससे ग्रेच्युटी और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भी शामिल होती है। स्थायी पद, 7 का 24 स्थायी पद, परमानेंट पोस्ट क्या होते हैं, या जिसकी निश्चित सीमा अवधि नहीं होती उसको स्थायी पद बोलते हैं। अस्थायी पद निश्चित समय सीमा होती है, जैसे 5 या 3 वर्ष, उनको अस्थायी पद बोलते हैं। रूल नंबर 7 का 27 व्यक्तिगत वेतन, पर्सनल पे, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन में कमी होने के कारण, वेतन संशोधन के कारण या कर्मचारी के स्थायीकरण के कारण उस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। व्यक्तिगत वेतन क्या होता है, पर्सनल पे, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन में कमी होने के कारण वेतन में संशोधन के कारण या कर्मचारी के स्थायीकरण के कारण उस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा
व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। उपार्जित अवकाश, इसे PL बोलते हैं। यह अध्याय 9th में नियम 91 में पढ़ेंगे हम। रूल नंबर 7 का 29, पद पर परिकल्पित वेतन। ये क्या होता है? प्रिस्यूपेटिव पे ऑफ द पोस्ट। कल्पना के आधार पर किसी पद के लिए वेतन का निर्धारण करना पद का परिकल्पित वेतन कहलाता है। कल्पना के आधार पर किसी पद के लिए वेतन का निर्धारण करना उस परिकल्पित वेतन कहलाता है। इसका निर्धारण इस प्रकार होता है कि अगर कोई कर्मचारी किसी पद पर होता है तो उस पद पर का वेतन प्राप्त होता है। अगर कोई कर्मचारी उस पद पर होता है तो उसको वेतन कितना होता, ठीक है। रूल नंबर 7 का 30, परिवीक्षाधीन प्रोबेशनल। सरकार में भर्ती प्रोबेशनल टाइम क्या होता है? सरकार अगर भर्ती कर देती है तो उसके बाद राजस्थान में 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है, ठीक है। तो सरकार में भर्ती नियमों के अनुसार चयन होने के बाद सरकार को एक निश्चित समय अवधि के लिए परिवीक्षाधीन के तौर पर कार्य करना होता है तो उस निश्चित वेतन दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं परिवीक्षाधीन या प्रोविजनल टाइम बोलते हैं। जैसे राजस्थान में 2 साल का होता है। परिवीक्षाधीन का स्टेटस एक संस्था ही के समान होता है। रूल का 30 का है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। डेट याद रखना, 26 जनवरी 2006 से इनके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू है। 20 जनवरी 2006 या इससे बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू है। इसके अनुसार सेवा में प्रारंभ में 2 वर्ष तक कर्मचारियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी माना जाएगा, ठीक है। इस अवधि में फिक्स रेम्यूनेशन यानी फिक्स सैलरी दी जाती है। 2 वर्ष की अवधि में को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कर्मचारी सेवा सही देता है तो उसको 2 वर्ष होगा, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी डिपेंड करता है उसकी सेवा पर। कब से है याद रखना, 20 जनवरी 2006 से है। कितना? 2 साल का राजस्थान में। रूल नंबर 31, विशेष आय स्पेशल पे। जब किसी कर्मचारी को विशेष जिम्मेदारी या कठिन प्रकृति का कार्य सरकार द्वारा सौंपा जाता है तो उसके बदले विशेष आय उस राज्य कर्मचारी को दी जाती है। यह राशि मूल वेतन के अतिरिक्त होती है। इसे हम विशेष आय बोलते हैं। जब कर्मचारी को एक विशेष जिम्मेदारी या कठिन प्रकृति का कार्य सरकार द्वारा सौंपा जाता है तो उसके बदले विशेष आय उस राज्य कर्मचारी को दी जाती है। यह राशि मूल वेतन या अतिरिक्त होती है। उच्च सेवा सुपीरियर सर्विस। क्लास 4 के अलावा सभी सेवाएं क्या हैं? सुपीरियर सर्विस हैं। रूल नंबर 7 का 33, निर्वाह अनुदान सब्सिस्टेंस ग्रांट। जब कर्मचारी को विशेष परिस्थिति के कारण कोई वेतन अवकाश वेतन नहीं दिया जा रहा है तो उस समय दिया जाने वाला अनुदान निर्वाह अनुदान होता है। अगर कोई कर्मचारी है, उसकी विशेष परिस्थितियों के कारण उसे अवकाश नहीं दिया जा रहा, छुट्टी नहीं दी जा रही, तो उसके बदले उसे अवकाश वेतन दिया जाता है। अवकाश वेतन नहीं दिया जा रहा हो तो उस समय उसको अनुदान निर्वाह अनुदान दिया जाता है। मूल वेतन सब्सटेंटिव पे। कर्मचारी के पद के कारण जो निर्धारित लेवल में वेतन दिया जाता है वह उसका मूल वेतन कहलाता है। अस्थायी पद वह जिसकी समय सीमा निश्चित नहीं होती है उसे टेम्पररी पोस्ट कहते हैं। संविदा पद टेन्योर पोस्ट। एक स्थायी पद जिस पर लगाए जाने वाले कर्मचारी के लिए समय सीमा निश्चित हो, जैसे RPS का चेयरमैन, तो ये टेन्योर पोस्ट होती है। एक स्थायी पद जिस पर लगाए जाने वाले कर्मचारी के लिए समय सीमा निश्चित हो, जैसे RPS के चेयरमैन, ये टेन्योर पोस्ट होती हैं। रूल नंबर 7 का 37, समय वेतनमान टाइम स्केल पे। वेतन जो नियम में निश्चित किन्हीं शर्तों द्वारा न्यूनतम से अधिकतम की ओर बढ़ता है उसे हम टाइम स्केल पे कहते हैं। स्थानांतरण या ट्रांसफ़र। जब कर्मचारी को मुख्यालय से बाहर या अन्य पद पर लगाया जाता है, मुख्यालय में परिवर्तन किया जाए तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। और कोई कर्मचारी यहाँ लगा हुआ है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो उसको ट्रांसफ़र कहते हैं।
विश्रामकालीन विभाग, वैकेशन डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग या विभाग का हिस्सा जिसमें नियमित तौर पर एक समयावधि के बाद छुट्टियां रहती हैं। हर कोई विभाग है उसमें नियमित तौर पर छुट्टियां रहती हैं, जैसे शिक्षा विभाग में उसमें गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं, तो ये क्या है, विश्रामकालीन विभाग है न्यायालय विभाग में। सरकारी विभाग या विभाग जिसका हिस्सा नियमित रूप तौर पर एक समयावधि और छुट्टियां होती हैं उसे विश्रामकालीन विभाग कहते हैं। 47 गैर पेंशन योग्य संस्थान, नॉन पेंसेबल स्टेब्लिशमेंट, व्यक्ति जिसको राजकीय कार्य करने पर भुगतान सैलरी हेड से ना देकर आकस्मिक खर्चों से दिया जाता है वो गैर पेंशन योग्य संस्थान होते हैं। व्यक्ति जिसको राजकीय कार्य करने पर भुगतान सैलरी हेड से ना देकर आकस्मिक खर्चों से किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, गैर पेंशन संस्थान। जैसे कार्यालय में झाड़ू लगाने वाले का भुगतान। ठीक है, तो हमने आज टोटल हमारे 40 थे, 40 कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपके आज सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, आगे हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो वीडियो को हमें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक बार हम, ठीक है, थैंक यू।